बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अन्ना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे और इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें, हम प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ जाएंगे। सर्विसेज मुअत्तल कर दी गई हैं, यानी कि शहर के तमाम टीचिंग हॉस्पिटल जिनमें चिल्ड्रन, जिना, गंगाराम, जनरल हस्पताल और इसके साथ साथ PIC, मतलब कोई खुदा का खौफ होना चाहिए। अब इन तमाम अस्पतालों में जो आउटडोर में पेशेंट आ रहे थे गुज़िश्ता 22-23 रोज से, वो तो परेशान थे। अब इंडोर में जो आ रहे हैं वो भी परेशान हैं। क्वेश्चन मार्क है जी, इसका कौन जिम्मेदार है? हुकूमत की जानिब से कल जो रद्द अमल आया, बावजूद उसके आज जो है वो हटदर्मी का डबल मुजाहिरा किया जा रहा है। आमिर रजा खान साहब और अली साइद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आमिर भाई, आज अगर और रिएक्शन होता है तो कल दोबारा से कुछ और इंतहाई इकदाम ये डॉक्टर्स उठा लेंगे, अब इसका फिर इंतजार करें। हर एक्शन का रिएक्शन होता है और मैंने पिछली दफा भी जब आपसे बात हो रही थी, गो आप लोग सारे करते हैं, कल ये हमलावर हुए CM हाउस के ऊपर और इन्होंने सिरिंजेस के साथ और पता नहीं किस किस औजार के साथ जो है कैंचियों के साथ पुलिस पर हमला किया। अब ये हमलावर हैं, ये डॉक्टर्स तो अब एक तरफ बॉर्डर पे टेंशन है कि भारत जो है वो हम पर हमला करने को तैयार है, दूसरी तरफ ये पढ़े लिखे लोग जिन पे मुतल्लक मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने पिछली दफ़ा कुछ अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए थे, डॉक्टर्स के मैसेज आए कि नहीं जी हम तो मसीहा हैं। अगर आप मसीहा हैं तो आपको हॉस्पिटल में होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि आप बार बार जाहिर चौधरी से भी साहब यही पूछ रहे थे क्या इसका हल क्या है? हल है आप एक इश्तिहार जारी करें कि हमें सरकारी डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और जो भी आपके हैं वर्कर्स वगैरह हैं वो दरकार हैं। लाइनें लग जाएंगी। इस वक्त बेरोज़गार डॉक्टर्स की, नर्सेज की बेपनाह तादाद है जो सरकारी जॉब के लिए रुल रहे हैं। ऐसे ही है। आप अगर एक इश्तिहार दे देंगे ये सीधा उठेंगे, वापस अपने काम पे आ जाएंगे। नहीं आएंगे तो आप इनकी जगह पे नए बंदे भर्ती कर लें, इनको निकालें ना। देखिए, नए बंदे पहले भर्ती कर लें, स्टाफ अपना पूरा करें, उसके बाद इनको टर्न बाय टर्न जो है फिर आप इनको निकाल भी सकते हैं। इनको कहें जी आप नहीं करना चाहते सरकार की जॉब, किसी और की जॉब, तो आप अपना क्लिनिक चलाएं, आप ज़िंदगी में जिस तरह से ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं कर लें। कल जो उन्होंने नारा लगाया कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, तो उनको जी ब्रेन ड्रेन साहब आप बाहर चले जाएं किसी ड्रेन में बह कर। लेकिन आप ये नहीं कर सकते। कल एक दोस्त ने अपने बच्चे की ऑडियो सुनवाई मुझे, जो उसके बेटे ने गाड़ी में से भेजी और उसमें उसने कहा कि हमारा क्या कसूर है, छोटा बच्चा है जी, उसने कहा हमारा क्या कसूर है, इतनी गर्मी है, AC भी काम नहीं कर रहा, ट्रैफिक बंद की हुई है, इनसे अंकल से पूछें कि हमने क्या इनका बिगाड़ा है। अब इस अंकल से कौन पूछेगा ये बात? और अगर पुलिस कल इन पर तशद्दुद करती तो ये एक आध ड्रामा कर, फिर अब गलत लफ्ज़ तो नहीं डॉक्टर साहब, आप फिर वो मैसेजेस कर देते हैं, आप एक आध बेहोशी का वो सीन क्रिएट करते, किसी नर्स का, किसी पैरामेडिक्स का, किसी डॉक्टर का, गर्मी में ये हो गया वो हो गया। जो कल इनकी जानिब से रद्द-ए-अमल हुआ, डॉक्टर्स मेरे ख्याल से किसी भी सोसाइटी में हम जब जाते हैं, हम तो पढ़े लिखे उम्मीद के साथ जाते हैं कि जी ये तो सब कुछ कर सकते हैं, हम पढ़े लिखे और बहुत ही ज्यादा उनको डिसिप्लिन समझते हैं। तो कल उनकी तरफ से जो मुजाहिरा किया गया वो डॉक्टर्स का रद्द-ए-अमल तो नहीं होता, वो डॉक्टर्स तो नहीं होते ना। ये हमारी सोसाइटी के सबसे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो तस्वर किए जाते हैं और हैं भी। और ये जो करते हैं ये हम सब के लिए लाइफ सेविंग का काम करते हैं। अब ये इंडोर भी बंद करें, आउटडोर भी बंद करें। पहले ये OPD बंद करते थे, चलें उसका गुजारा हो जाता है, लोग किसी को और चेक करवा लेते हैं, कोई 2-4 दिन उनके गुजर जाते हैं। लेकिन जिनके ऑपरेट होने हैं उनके लिए आप ये कर रहे हैं कि अपनी अनाक को आपने सामने रखा हुआ है और उसको आप ये सोचें कि जो लोग ऑपरेशन जिनकी डेट डिसाइड हुई होती है और इतनी तकलीफ किसी की तकलीफ का, और फिर है ना वो ये नहीं कि उनकी डेट डिसाइड हुई है, उन्होंने गाड़ी में बैठना है और आपके पास आ जाना है, वो वाले तो लोग ही नहीं है ये। बिल्कुल ऐसे ही है। वो बेचारे तो पता नहीं किस किस शहर से आते हैं, कौन सी गाड़ियों पे। मैंने आप अक्सर आपको नजर आते होंगे लोग बेचारे वो जो मोटरसाइकिल रिक्शे के पीछे बैठे होते हैं और पेशेंट होते हैं, ड्रिप पे लगी होती है, ड्रिप पे लगी होती है। और आप हॉस्पिटल में चले जाए तो जो लोग बाहर उनकी हालत देखिए। मसला ये है कि कल जो इनका एक्ट था वो बड़ा शेमफुल था। और फिर आमिर भाई वाली बात, अगर आप मसीहा हैं तो आपकी हरकतें भी मसीहों वाली होनी चाहिए। आपने पुलिस पे अटैक किया है, आपने पुलिस को सरिंजें मारी हैं। वो मैं पुलिस वालों की बातें सुन रहा था, मेरी मुलाकात भी 2-3 से हुई। उन्होंने कहा समझ नहीं आई इन्होंने किया क्या है। पहले तो कोई सर में मारी है, किसी को कमर में मारी है, किसी के बाजू में मारी है, कैंची के बाद। फिर सबसे बड़ी बात यह है, आपके लाख इख्तलाफ होंगे, आपके
पूरे सूबे का जो हेड है उसका दफ्तर को आप दीवारें फलांग के, दरवाजे फलांग के अटैक करना चाह रहे हैं। आप क्या करना चाह रहे हैं ये समझ नहीं आ रही। फिर उससे भी ज़्यादा बात, जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, इससे पहले भी हमने एक बहुत बड़ा सानहा देखा है जिसमें 2 DIG शहीद हुए, पुलिस अफसरान व एहलकार शहीद हुए और इनके लोग भी शहीद हुए जो एहतजाज कर रहे थे। आप मुझे बताएं पुलिस वहाँ पे किस तरह सिक्योरिटी दे सकती है? एक ओपन एयर है, वहाँ पे आप बैठे हुए हैं, आपने अजीब मजाक समझा हुआ है। जो सिचुएशन चल रही है ना, टेंशन देखें यार किसके साथ चल रही है, इंडिया के साथ टेंशन चल रही है और इसके साथ आप देखें और वो इस एक तरह से वो हम पर हमलावर है दुश्मन और अंदर से ये हमलावर है। वो हमला बिल्कुल, वो देखें वो बॉर्डर पे जो सिचुएशन है वो तो अपनी जगह पे, वो उन्होंने गंद जो डालना होता है वो बिल्कुल खामोशी से भी डालते हैं और वो इस तरह के टारगेट्स ढूंढ रहे होते हैं। ये तो हमारी एजेंसीज और हमारे अदारे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आप देखें पिछले 2-3 दिनों में 70 से ज़्यादा लोग जो हैं वो मारे गए खारिजी। और उस दिन मोहसिन नकवी साहब बता रहे थे कि कितनी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने डिटेक्ट की और उसको डिफ्यूज़ किया गया है। मसला ये है कि आपको समझ जब आपका मुल्क इन हालात में है और आपकी तरफ से ये रद्दअमल और वो आप इस मुल्क का वो हिस्सा हैं जो तमाम लोग पढ़े लिखे हैं और ये आपका अगर और फिर एक और बात है ना, इसमें एक और बात है, इनके जो लोग हैं, जो इनके लीडर्स हैं, जो बातचीत करते हैं आगे जाके, मैंने खुद देखा है पुलिस अफसर के पास खड़े थे तो उनके साथ बड़ा अच्छा बिहेवियर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब आपसे वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यहाँ पे अपने आप को रोक लें, आप उनके लोगों पे अटैक कर देते हैं। ये पुलिस को बड़ी वाज़ेह डायरेक्शन थी। कल मुझे एक आला रैंक के अफसर जो इस मीटिंग में थे, उन्होंने कहा मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई कि गवर्नमेंट की जानब से डायरेक्शन दी गई है कि इन पे बिल्कुल ना कोई हाथ उठाना है, ना कोई लाठीचार्ज करना है, सिर्फ इनको रोक के रखना। हाँ, तो हालात बेहतर रखने के लिए आमिर रजा खान साहब जरा मुझे ये बता दें कि इंडोर में अगर काम बंद होता है तो क्या सिचुएशन होती है? ये तो अब आ गए गद्दारी पे। मैं लफ्ज में बोलना ही नहीं चाहता हूँ क्योंकि इस वक्त इंडिया जिस तरह से हम पे हमलावर है और जिस तरह से वो अटैक करने की कोशिश कर रहा है, फौजें बॉर्डर पे लगा रहा है, उस दौरान ये लोग अनरेस्टनेस पैदा कर रहे हैं शहर के अंदर और ना सिर्फ शहर के अंदर बल्कि सूबे के अंदर। और यही तो लोग हैं, ये लोग हैं जिन्होंने सबको रेस्क्यू करना है। खुदा ना खास्ता अगर ये लोग भी तो ये बाहर रहेंगे। मैंने तो आपको हल भी बता दिया कि पहला हल तो यही है कि इश्तिहार दें, डॉक्टर्स और नर्सेज भर्ती करें, खुदारा इनको बैठा रहने दें, इनको प्रोटेस्ट करने दें। करके भी देख लिया, मुअत्तल ना करें। मैंने तो पहले ही कहा मुअत्तल ना करें। आप नए नौकरियों पे कई हजार हैं, ये 4-5 लोगों को मुअत्तल करने से कुछ नहीं होता, बल्कि ज्यादा आप उनको उभार रहे हैं क्योंकि ये तो लीडर लोग हैं, ये आम आदमी भी काम नहीं करते, लीडर जो कर लिया। इनको लगता है कि ये क्लियर नहीं हो सकते, पुलिस ने रात में स्टूडेंट यूनियन के जो रहनुमा होते हैं वो कभी क्लास में पढ़ने नहीं आते नहीं आते। मैं कल पेपर देने नहीं आते। मैं कल डस्का गया था, वहाँ पे मुझे एक SHO साहब मिले, उन्होंने कहा कि हमारे इलाके में पूरे में डोमिनेट कर रहे थे स्टूडेंट लीडर, मर्डर तक करवा दिया, डकैती हो गई। उसने कहा 7 दिन पहले हमने ऑपरेशन किया और मैसिव ऑपरेशन किया, 30-35 लोग पकड़े हैं। अब उसने कहा 15 की कॉल वारदात की नहीं आ रही। इस तरह के कामों में ये इन्वॉल्व होते हैं। तो जब आपका पावर आती है तो आप उसको मिसयूज करते हैं। ये भी वो लीडर हैं जो बाहर बैठे, इनको बैठा रहने दें, आप नए बंदे भर्ती करें जी, अपना काम चलाएं और उनसे बड़ा वाज़ेह लें कि भाई हमने इस तरह की हड़ताल नहीं करनी। अब पता नहीं ये क्या सूरत हाल है, आगे आने वाले दिनों में क्या होता है, क्योंकि लोग इस तरह से बहुत ज्यादा परेशान हैं इस सूरत हाल की वजह से। आप अपनी हटदर्मी पे बरकरार हैं, हुकूमत की जानिब से अभी कोई खास रिएक्शन, क्योंकि कल CM हाउस पर उन्होंने हमला किया, उसके बाद अगर कुछ नहीं हुआ तो पता नहीं फिर क्या होगा। अवाम की सोचें जो कि अस्पतालों में परेशान है, जिनके ऑपरेशन प्लान थे, जो तकलीफ में हैं, जो बिलबिला रहे हैं, अपने ऑपरेशन के टाइम पे वो आ रहे हैं जी अस्पतालों में, लेकिन पता चल रहा है जी इलाज नहीं हो रहा। खैर, खबर की तरफ आ जाते हैं। महकमा सेहत को मुख्तलिफ मनसूबों के लिए 2 अरब 43 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। कैसर खोखर साहब की खबर है, यहाँ कोई अस्पतालों में आएगा तो काम होगा। आमिर रजा खान साहब, नहीं, ये पैसे रुके हुए थे और ये अच्छी बात है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो अद्वियात का है, तो इलाज कौन करेगा? अद्वियात का है, वो तो मिले। इलाज वैसे डॉक्टर्स कर भी रहे हैं, सारे डॉक्टर ताली नहीं है, स्टोर कीपर शरपसंद हैं जो ये काम करते हैं और जिन्होंने इस तरह का काम किया। अगर आप हॉस्पिटल में ना अस्पतालों में काम नहीं हो रहा होता है, फिर भी हो रहा होता है और उसमें सीनियर डॉक्टर्स मौजूद होते हैं, सीनियर पैरामेडिक स्टाफ मौजूद होता है, सीनियर नर्सेज मौजूद होती हैं। ये बहुत सारी ये वो लोग हैं जो कि जिन्होंने ग्रैंड हेल्थ अलायंस बनाया हुआ है अपने मफादात को सिक्योर करने के लिए, सिर्फ अपनी नौकरी ना करने के लिए। कल ख्वाजा सलमान रफीक ने अगर ये बात कह दी है कि किसी हॉस्पिटल को हम प्राइवेटाइज नहीं कर रहे,
तो नहीं कर रहे। हाँ, बस फिर मसला क्या है भाई? मसला क्या है? मसला यही बुनियादी मराकज़ सेहत का मसला है, जहाँ पे आप जिस दिन मर्जी जिस मर्जी वक्त पे चले जाएं, आपको ना दवाई मिलेगी, ना डॉक्टर मिलेगा, ना नर्स मिलेगी, ना पैरामेडिक्स मिलेगा। जो निचले सतह का होएगा उसने कहीं फ्रूट की रेडी लगाई होगी, जो नर्स होगी वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में होगी, तनख्वाहें ले लें। तो इस चीज पे तो जी कोई इस चीज पे क्योंकि प्राइवेट मालिक ने तो इस पे बर्दाश्त नहीं करना, सरकारी खाते में तो हाजिरी लगी जाती है। बुनियादी मराकज़ सेहत में आपको जानवर नजर आते हैं, बस ऐसे ही है, या तो बंद पड़े हैं या जाले लगे होते हैं, कमरे बंद, ताले लगे होते हैं। मैंने खुद देखे हैं, मेरे गांव में भी है, मैंने तो वहाँ पे कभी कोई डॉक्टर नहीं देखा, वहाँ पे तो कोई इस तरह की चीजें है ही नहीं। आप वहाँ पे जाते हैं तो बिल्कुल बदहाली का शिकार है, कोई उस पर फोकस नहीं तो फिर ये हटदर्मी पे रहें अपने, क्योंकि इस चीज़ पे तो कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं किया जा सकता। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर है जी, पार्किंग फीस में हेरा फेरी अब नहीं होगी। पार्किंग कंपनी की जानिब से ट्रेसेबल पार्किंग टिकट्स मुतारिफ करा दी गई हैं। हर मुमकिन कोशिश की जाती है कि जो यहाँ पे ड्रामेबाजी की जा रही है, धोखा दिया जा रहा है, कभी आपके पास कुछ इलेक्ट्रिक मशीनें लगा दी जाती हैं, कभी ट्रेसेबल पार्किंग टिकट्स मुतारिफ कराई जा रही हैं, बट बड़ा मुश्किल है इनको कंट्रोल करना। लिसाई साहब ना, ये देखें दिहाड़ियाँ बंद हो जाती हैं, और आपने देखा है पिछले कई सालों से, मैंने तो जब से सिटी 42 ज्वाइन किया है, मैंने ये खबर बहुत बार देखी है कि वो जाली पर्चियाँ बरामद होती हैं। और हमने तो जाली पर्चियां उर्दू बाजार में दुकानें जाके दिखा दी हैं कि कहाँ बनती हैं। और फिर आप देखें कि आपके जो पोश एरियाज हैं वहाँ पे तो ये इम्प्लीमेंट चीज़ें होती नहीं, वहाँ पे तो अपने ही रेट हैं। मैंने वो हफीज सेंटर के साथ जाए तो वहाँ पे पार्किंग वाला 200 रुपया लेता है, 1 घंटे का भी नहीं, गाड़ी खड़ी करके 2 मिनट बाद वापस आ जाएं। यहाँ पे अपने अपने रेट्स हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ट्रेसेबल पार्किंग पर्ची जो है, इसमें बाइक के लिए ब्लू रखी गई है, गाड़ियों के लिए सब्ज़ रखी गई है, इस पे कोड दिया गया है, QR कोड है। तो QR कोड भी तो आपने किसी जगह पे इसको करना ही है ना चेक। सवाल ये ना, तो इंटरनेट खराब हो तो जगह जगह वो गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड, इसमें उनका क्या किया जाएगा? वो गैर कानूनी पार्किंग जो स्टैंड्स हैं वो हम तो ख़त्म होते नहीं देख रहे। यहाँ पे सब ने कोशिश करके देख ली है, हर बंदे ने अपना अपना स्टैंड बनाया हुआ है। इसके साथ साथ पर्चियाँ भी अपनी बनाई हुई हैं, आपने देखा। तो ये कैसे इंश्योर किया जाएगा? और अगर किसी जगह पे ये इम्प्लीमेंट कर ही देते हैं तो जो बंदा पर्ची दे रहा होता है ना, वो कहता है 10-20 रुपये वैसे ही दे दो, ऐसे तो ड्यूटी से खड़े हैं, सन से कुछ नहीं बचता, साढ़े तनख्वाही बड़ी थोड़ी है। ये तब ही इम्प्लीमेंट होता है जब आपकी इन्फोर्समेंट और मॉनिटरिंग ठीक होती है, आपका कोई अफसर ठीक होता है। अगर ये आपने 10 डॉक्टर्स को मुअत्तल और डिसमिस कर दिया और उस पर इम्प्लीमेंट रहा, फिर तो आपकी चीज़ें कायम दायम रहेंगी। और अगर अगले हफ्ते फिर ये सारे बहाल होकर उसी नौकरी पे काम करेंगे तो उनको किस चीज़ का डर है? तो अगर पार्किंग माफिया में या किसी भी डिपार्टमेंट में जब एक्शन होता है और उस पर इम्प्लीमेंट प्रॉपरली हो जाए तो फिर तो चीज़ें चलती हैं। लेकिन यहाँ पे आपको पता है सब की दिहाड़ी लगी होती है और नीचे से लेके ऊपर तक ये चीज़ें चल रही होती हैं। हम भी 5-7 डिपार्टमेंट्स को कवर करते हैं, मैंने नहीं देखा कि किसी जगह पे जो करप्शन कर रहा है वो एक बंदा ही कर रहा है। वो पूरी वो कोई जड़ों का काम कर रहा होता है, कोई तने का काम कर रहा होता है और कोई उसका फल खा रहा होता है। तो जाहिर है जो बंदा पौधा लगाता है वो भी इसी आस पे होता है कि मैंने ये फल खाना है। ये सारी की सारी चीज़ें इसमें मुलव्वस होती हैं। अगर कोई बंदा इस पर इम्प्लीमेंट करवाना चाहता है तो उसने जब तक इन जड़ों को नहीं साफ करना तब तक ये काम नहीं हो सकता। आपके सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और ये कैसे हो सकता है कि आपके किसी भी एक अफसर को अपने एरिया का ना पता हो कि वहाँ पे पार्किंग फ़ीस ज़्यादा ली जाती है। मुझे याद है जब हम यूनिवर्सिटी में जाते थे तो अचानक बस में एक चेकर आ जाता था, वो 10-12 लोगों से पूछता था कि आपने टिकट ली है, आपने कितना किराया दिया है, आप क्या कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें उस चेकर पे डिपेंडेंट थी कि वो करप्शन करवाता है या नहीं करवाता। तो यहाँ पे अगर बेहतर इन्फोर्समेंट होगी तो ये पर्चियाँ चल जाएंगी, वरना आपका इंटरनेट का भी ख़राब हो जाएगा, कभी कोई आपको पर्ची दी नहीं जाएगी और वैसे ही आपसे पैसे ले लिए जाएंगे। आमिर भाई, ये पहली बात तो ये है कि मुझे इजाज़त ले दे, मैं अपने घर के बाहर जो है ना बैंक बनाना चाह रहा हूँ, और अगर आप बैंक बनाने की इजाज़त नहीं दे, थाना बनाने की इजाज़त दे दें, मुझे कुछ तो दे दें इजाज़त कि मैं भी कारोबार पे लगूँ, काम पे लगूँ। लेकिन आप अगर अपने घर के बाहर पार्किंग बनाना चाहते हैं तो जिस तरह साई ने बताया कि 200 रुपये पर मिनट पे घंटे पे भी पार्किंग बना सकता है। ये बात है। जब आपके गवर्नमेंट के आपके DC की इस बात पे रेट नहीं है,
आए मेरे साथ डीसी, मैं उनको बताता हूँ शालम के नाले के ऊपर किस मुस्लिम लीग नून के MNA MPA की पार्किंग स्टैंड है, हम बता देते हैं उनको। तो इसलिए तो वहां जा नहीं सकते। देखिए हम बताते हैं जी, हम बताते हैं कि नाले के ऊपर छत डालकर किसने पार्किंग बनाई हुई है, इसमें कौन सी बड़ी, ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। आपका शहर आपके सामने खुला पड़ा है, जगह जगह लोगों ने अपनी तौर पर खुद साख्ता पार्किंग से, आप इसमें ये ट्रेसेबल पार्किंग, ये पता नहीं अंग्रेजी कोई शामिल हो जाती है साथ, तो आप हम समझते हैं कि ये सिस्टम चेंज होने बड़ा कोई जबरदस्त सिस्टम आ रहा है। वही सिस्टम है। पर्ची मैंने दी ये आपके शराय कायदे-ए-आज़म पे, मैंने कहा यार ये लो 30 रुपये मेरे बनते थे, ये आप 30 रुपये रख लो। उन्होंने कहा सर जी चाय पानी दे के जाओ। चाय पानी देगा वो, अब वो आपकी ट्रेसेबल भी होगी, हाँ तो जो भी होगा तो चाय पानी आपको वो ले लेगा। क्या करेंगे, क्या करेंगे आप इस चीज का? जब तक आप सिर्फ पार्किंग स्टैंड्स और पार्किंग प्लाजाज नहीं बनाएंगे, जैसे पूरी दुनिया में है कि आप प्राइवेट पार्किंग नहीं होती, पार्किंग प्लाजाज बनाए जाते हैं, इसका हल ही एक है। ये जो लोअर माल पे वुकला ने मोटरसाइकिलों गाड़ियां, ये जो मॉडल टाउन कचहरी के बाहर वुकला ने कब्जे किए हुए हैं, इसका हल हो सकता है आमिर भाई? ये हम कहते हैं इसका कुछ नहीं हो सकता। अगर हम प्लाजे बना दें, पार्किंग प्लाजे प्लाट खाली है ना, तो बड़ा खुश हो जाए। किसी कमर्शियल एरिया में जिसका प्लाट खाली है ना, जिसके प्लाट से खाली हैं, गवर्नमेंट के पास ही बहुत प्लाट्स हैं। गवर्नमेंट नई स्कीम्स बना रही है, गवर्नमेंट कभी नीला गुंबद की दुकानें गिरा रही है, कभी अंदरून शहर लहर प्रोग्राम शुरू कर रही है। इसमें ज्यादा से ज्यादा पार्किंग प्लाजाज बनाए जाए जिनके नीचे दुकानें ना हो। रंगमहल वाला पार्किंग प्लाजा ना हो, डी चौक वाला, कि वहां आपने नीचे दुकानें बना दी, दुकानों वालों ने आगे पूरी रोड पे कब्जा किया हुआ है। ऐसे ही है बिल्कुल। और दुकानदार का तो भाई साहब हक है ना कि उसने आगे फटाफट छीन लिया जाए उससे, और वो नजायज कर रहा है, और वो क़यामत के दिन उस जगह का हिसाब देगा जिस जगह पर उसने कब्जा किया हुआ, ये याद रखिएगा बात। लेकिन जैसे मैं एक बैंक नहीं बना सकता, जैसे मैं एक थाना नहीं बना सकता, इसी तरह से मैं एक पार्किंग स्टैंड भी नहीं बना सकता। पार्किंग स्टैंड तो यहाँ हर जगह पे देख लें, हर किसी ने जब तक आपके पास कोई इस तरह का तरीक़ाकार नहीं होगा कि सिर्फ गवर्नमेंट ऑपरेटेड हो चीज़ें, प्राइवेट ना हो, तब तो आप ठीक है। नहीं तो होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। प्राइवेट पार्किंग होती है, गालियाँ हम पता पार्किंग कंपनी को निकाल रहे होते हैं, गवर्नमेंट को निकाल रहे होते हैं। जिस तरह साहिब साहब ने कहा जी 200 रुपये लेता है, क्यों लेता है? वो कैसे पार्किंग, वो कहते हैं जिसका एक प्लॉट खाली है ना, वो प्लाजा से भी ज्यादा पैसे वहां बना रहा है, बेवकूफा ऊपर प्लाजा बना। अच्छा जी, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अच्छा जी, खबर क्या है जी? लेस्को की जानिब से बड़ा फैसला, मुतनाज़ा बिलों की वसूली के लिए एक साथ की सहूलत। मुतनाज़ा बिल कौन से होते हैं आमिर भाई? जेड़े कभी नहीं होने, ये वो बिल होते हैं। वो कहते यार ये मसला हल नहीं हो रहा, तो कहते कमेटी पा लो, यानी कमेटी बना दो, वो मसला कभी जिंदगी में हल नहीं होगा। तो मुतनाज़ा बिल भी इसी तरह के बिल होते हैं जिनमें मैं समझता हूँ कि ये मसला तो तमाम उम्र। कल मुझे एक दोस्त ने भेजा, उसने टैक्सेस की इसमें लिस्ट थी, एक टैक्स पे मैंने हाथ रख के ना, तो मैंने सिपरा साहब से पूछा, मैंने कहा यार ये बताएं जरा मुझे किस चीज़ का, ये किस चीज़ का टैक्स है? कहता है तो उन्होंने आप नहीं पता जिन्होंने छापा होया, ये ना समझ से बाहर है चीजें। मतलब एक ऐसा टैक्स जो कि जिसका कोई नाम, कहते इसका नाम नहीं अभी रखा यार, ठीक है ना, कोई मुंडा नाम ये भी होता है या इससे आपके बिल के ऊपर है। अगर आप कहते तो मैं आपको निकाल के भी दिखा सकता हूं। एक बात सुने, जब हाजी साहब पैदा हुए होंगे इस दौर में, बच्चों के नाम 15-15, 20-20 दिन नहीं रखे जाते। नहीं, वो आसान नाम से उधर रखना, टैक्स होता सी साई साहब वो नाम से, इस टैक्स का नाम ही कोई 2-4 महीने तक। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये मुतनाज़ा बिल जो है, ये मसला कभी हल नहीं होना, क्योंकि लेस्को को आपने प्राइवेट नहीं करना, पहले अजाब पड़ा है डॉक्टर का। आप जब तक प्राइवेटाइज अस्पतालों को कर रहे हैं, आप साहब पहले अस्पताल इलाज मुआवजा बंद है, बिजली भी बंद करानी, ऐसे लोगों के सांस बंद कराएंगे। बिजली की बंद होगी, चलो मैं समझाओ, बिजली समझा दो। जितना स्टाफ होते काम कर रहे हैं जी, अगर प्राइवेटाइज करेंगे तो आपको क्या लगता है? नहीं, मैंने खुद एहतजाज कवर किया हुआ है, मैंने खुद वो कूपर रोड के सामने वो जो दफ्तर है वहाँ पे सारा दिन बैठ के कवर किया हुआ है। कितने दिन एहतजाज हो जाएगा ये मेरी जान, ये बता दे सिर्फ। 22 दिन हो गए डॉक्टर्स को, वो कुछ नहीं, 1 महीना होने को आ गया, बेचारे मरीज। अच्छा जी, ये टैक्स का नाम था जी मजीद टैक्स। अच्छा, इसके उसने लिखा हुआ है अंग्रेजी में, नाम रखा है, फर्दर टैक्स, मजीद टैक्स। ये जी बिल है लेस्को का,
ये मजीद भी कोई टर्म होती है और इसमें लिखा हुआ है कि मजीद टैक्स, वाह, यानी टैक्सों की आप सिर्फ टैक्सों के नाम सुन लें, मकसूल बिजली, टेलीविजन फीस, जनरल सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, फाजल टैक्स, मजीद टैक्स, इंतहाई मुज़हका है। हाँ जी, और फिर पता नहीं क्या कौन सा सेल्स टैक्स, एडवांस सेल्स टैक्स है शायद कोई, इस तरह के कोई 8-10 भाई साहब इसके जो टीवी वाला टैक्स है, इन टैक्स से बच नहीं सकते, इनसे बच नहीं सकते हम। ना ये जो टीवी वाला टैक्स है ना, इससे बच सकते हैं, इसको प्राइवेटाइज करें। ये जो टीवी वाला टैक्स है ना, इससे मुझे याद आ गया, मैं छोटा सा था तो मेरे घर के बाहर दरवाज़ा नाक हुआ, बाहर देखा तो उन्होंने कहा जी ये आपके घर पे एंटीना लगा है तो वो आपको टैक्स देना होगा। वो हमारे घर में 2 टीवी थे, वो ब्लैक एंड वाइट वो ज़माना था, वो एक ट्यूबों वाला टीवी उसको कहते थे, वो मैंने बड़ा सा साथ अपने कज़न को लगाया, उठा के ना मैंने कहा ये आप टीवी ले जाए, बाकी पैसे हमें दे दें। वो ख़राब था। मैंने कहा भाई इसका क्या टैक्स है, तो जब हम इस तरह टैक्स नहीं देंगे तो उन्होंने बिलों में एडजस्ट कर दिए हमारे टैक्सेस। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं मस्जिद को, मज़ारात को, कहाँ मैं आपको एक चीज़, ये वो वाले बिल हैं जो इनको पता है कि इनको कभी नहीं मिलने, या तो वो कोर्ट्स में होंगे या जो इनके मालकान होंगे उनके साथ इनकी कोई रिफ्ट ऐसी चल रही होगी, वो भी अपील पे अपील किए जा रहे होंगे, इसलिए फंसे पड़े हैं। होता ही है जब कोई चोर डाकू पकड़ा जाता है ना, जितने थाने होते हैं वहाँ पे फ़ोन किया जाता है कि भाई बताएं कितने पर्चे आपके पास है कि बंदा फड़या गया ये चोरी, तो वो सारे FIR उस पर डल जाती हैं। जब कोई असल बंदा आता है तो वो आपको फिर वो पर्चा नहीं मिलता कि कौन सा उस पर डाले। मसला ये है। वैसे मेरे ज़हन में है इसी तरह ये इस टैक्स का नाम रख सकते हैं, ये कुछ भी, नाइफ यानी छुरी जो घर में इस्तेमाल होती है, ये आपको बताऊँ यूनियन काउंसिल से इसका लाइसेंस बनता है। आप घर में इसी तरह सब्जी और प्याज नहीं काट सकते, उसके लिए एक लाइसेंस होता है। अभी भी आप यूनियन काउंसिल से पूछ लें, ये टैक्स इसमें शामिल करें। फिर एक साइकिल टैक्स शामिल करते हैं, फर्दर टैक्स बता रहा हूँ भाई, क्योंकि आपने टीवी का टैक्स रखा हुआ है, घर में टीवी है या नहीं है, मस्जिद में टीवी है या नहीं है, उनका तो हो गया दिमाग खराब। आप भी आप इस तरह के मजीद टैक्स लगा सकते हैं। नहीं, अब एक साथ की सहूलत, फ्यूचर सेकंड मैरिज टैक्स, फिर मसला ये आपको कितना खूबसूरत चीज बताई है। ओ हाजी साहब जरूरत, फ्यूचर सेकंड मैरिज टैक्स प्लानिंग है आपकी? नहीं, ओ हाजी साहब बिल्कुल जरूरत नहीं। ये फर्दर सेल्स टैक्स जो लग रहा है, मुझे बताएं जो फ्यूचर मैरिज टैक्स भी लगा दे, बिल में टैक्स ही बढ़ाने, नाम तो रखे उसका कोई। सही कहा उसने, मेरे जमाने में नाम बड़ी आसानी से रखे जाते थे। आजकल वो क्योंकि लोग ड्रामे देखते हैं मुख्तलिफ, तो फिर वो नाम वो ढूंढ के लाते हैं कि झील के नीलगू पानी के अंदर से उभरने वाले कछुए के ऊपर बैठा हुआ सीप और उसके अंदर कम होती, मतलब पूछे ना नाम का, तो वो इस तरह का निकलता है। क्योंकि उन्होंने वो जो पकड़ा नहीं गया था किसी लड़की के साथ, उसके ड्रामे देखे होते हैं लोगों। अच्छा, वो लोगों के नाम इस तरह से होते हैं। तो हमारे जमाने में तो आसान टैक्स बता रहा हूँ, साइकिल टैक्स। हाँ साहब वापस आओ, मुझे गलते वापस आओ। वो ना तुम पूछ रही दूजी शादी करनी, मैं कह जरूरत नहीं कर सकते, भाई साहब घरों कढ़वाना रहे। फिर पहले इंसान है, शरीफ इंसान है, यूं तो शेख खिलाफ शरा थूकते नहीं, लेकिन अंधेरे उजाले में चूकते नहीं। ये अकबर अलाहाबादी का शेर सुना दिया, जो उसको समझ न समझ, बिल्कुल समझ नहीं। हाजी साहब खुद ही भाभी टीवी देख रही होंगी। नहीं हाजी साहब दे 7 बजे तो बाद ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਛੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰੀਫ इंसान है। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਹਿਰਨ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾ ਲਓ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ मैं घर ही पहुंचूंगा। ਤੁਸੀਂ दूसरी शादी की गल कर रहे हो। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। और बेतहाशा अखराजात कहाँ किए जा रहे हैं VVIPs की सिक्योरिटी पर। ऑलरेडी इनकी सिक्योरिटी तो क्या शाहाना प्रोटोकॉल, कहाँ से कहाँ तक गाड़ियों की लाइनें, अब कौन से ये नए पैसे खर्च कर रहे हैं और बेतहाशा अखराजात कर रहे हैं। 5 नई जैमर्स गाड़ियाँ खरीदने की मंजूरी। कौन से VVIPs हैं? अना मुझे वो दौर याद है निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी का, जब उन्होंने पहले दिन प्रोटोकॉल लेने से इनकार किया था और हमने देखा है वो 2-3 गाड़ियों में घूमते थे। जब IG पंजाब उस्मान अनवर साहब की तैनाती हुई तो मुझे याद है, मुझे आज भी उनका मैसेज मेरे फ़ोन में होगा कि उन्होंने कहा मैं भी जो है वो ज़ीरो रूट नहीं लूँगा, मैं भी सिग्नल पे इसी तरह गुजरूँगा जिस तरह आम लोग गुजरते हैं। अगर निगरान दौरे हुकूमत में आपकी 3-4 गाड़ियों से वज़ीर आला चल सकता है, हालांकि आपको पता है वहाँ पे कितना तनाव रहा। फिर एक ऐसा वक्त भी आया 9 मई वाला और PTI के लोगों को जिस तरह आपने
हाँ, फिर बड़ा भी सेंसिटिव टाइम था। हमने वो लंबी कतार नहीं देखी वो प्रोटोकॉल की जिसमें 15-20 गाड़ियाँ होती हैं। अब हुआ ये है कि मेरा ख्याल है जो गाड़ियाँ आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ अगर आपकी लोकल लग्जरी गाड़ी भी चल जाए, वो जो 1.5-2 करोड़ की है फॉर्चूनर टाइप, तो गुजारा हो जाता है। ये 46-47 करोड़ रुपए की 5 गाड़ियाँ ली जानी हैं, जिसमें 3 प्राडो हैं, उनकी कीमत तकरीबन 7.25-8 करोड़ है, और 2 जो लैंड क्रूजर्स हैं उनकी 12 करोड़ है। और ये यहाँ पे बात रुकनी नहीं, अभी इन पे जैमर्स लगने हैं। वाह। वो जैमर्स की जो इंस्टॉलेशन होनी है वो अलहदा से खर्चा होगा, और ये स्पेशल ब्रांच के पास जाती हैं। फिर ये गाड़ियाँ जो आपके हाई अप्स हैं सूबा के, या कोई फिर कोई और VVIP होता है, तो उनके साथ ये गाड़ियाँ चलती हैं। पहले वाली गाड़ियाँ जो है वो ग्राउंड कर दी जाएंगी। तो इतना मैसिव लेवल पे ये खर्चे हैं, समझ नहीं आती इसकी अप्रूवल कौन देता है, या आप ग्राउंड रियलिटी को नहीं समझते कि आपकी सड़कों पे अब तो मोटरवे ने भी 130 से ऊपर जाने पे पर्चा देने के हुक्म है, और हम FIR देखते हैं। तो आपकी गाड़ी यहाँ पे जो रूटीन में मिलती है वो भी 1 करोड़ 1.5-2 करोड़ में आ जाती है। अगर तो आपने कोई इस तरह के मेजर्स अडॉप्ट करने हैं कि लोगों को बताना है कि बचत करें, तो खुद भी उस पर इम्प्लीमेंट करना होगा। और अगर आपने सिर्फ प्रोटोकॉल के लिए जिस पे जैमर लगा हो वो गाड़ी 12-15 करोड़ की लेनी है, तो पैसे कहाँ से आते हैं? पैसे गवर्नमेंट का खाते जहाँ मर्जी से, कोई मसला है, आपके टैक्सों के पैसे हैं और कहाँ से नहीं। ये तो फिर खजाने का मुंह बड़ा खुला है आमिर भाई, अपने लिए तो खुला है उनका जी। अब ये 100% ठीक बात है। साई साहब ने अच्छी बात की, अगर जो लोकल गाड़ी है उसको भी बुलेट प्रूफ किया जा सकता है, हो जाती है। आमिर भाई इनकी जाने क्या बहुत अजीज होती है? हाँ जी, इनकी जाने अजीज। तो कुर्सी की जान अजीज होती है, बंदे की जान अजीज नहीं होती। अगर एक सूबे का वज़ीर आला है, एक मुल्क का वज़ीर आज़म है, एक मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव स्पीकर है, जो सदर है, कोई भी है, आला ओहदेदार है, उसकी सीट की वैल्यू होती है और उसकी ही वही कीमत होती है। और ये चाहे आप अमेरिका चले जाएं, चाहे इंडिया, चीन, पाकिस्तान, कोई दुनिया, सऊदी अरब, तो वो कीमत इंसान की नहीं है, उस सीट की। वो सीट की है। सॉरी हाई साहब को मैं, अब आपके IG हैं, नहीं हाई साहब, आपके IG हैं, मसलन मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ, आपके IG हैं, आपका जो CTO है, वो क्या आपके ख्याल से लोकल गाड़ी के ऊपर सफर कर रहे होते? नहीं कर रहे होते भाई। देखिए मैं आपसे फिर कहता हूँ कि सीट की वैल्यू होती है बंदे की। बंदा छोड़ दे कौन है कौन नहीं बंदे की कोई वैल्यू, मैंने ये खुद देखा है अपनी आंखों से। ये खर्चा है और ये नहीं होना चाहिए, ये पैसे वहाँ पे लगने चाहिए। पहली गाड़ी को क्या हुआ डॉक्टर, उसको क्या प्रॉब्लम? आप देखे लश-पश करती गुजर रही हो। अच्छा मेरे अपने IG की मैं बात कर लेता हूँ, हाई साहब को फिर बुरी लगेगी, मैं अपने IG की बात कर लेता हूँ। मैंने जितने IG देखे रखे हैं, हाँ जी, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब को मैंने देखा है। आप कह रहे थे ना मेरा IG नहीं, मैंने उनको देखा है, उनको प्रोटोकॉल का कोई शौक नहीं। मैंने देखा है उनको, वो बिल्कुल आम आवाम में भी उसी तरह खड़े होते हैं, जाते आते हैं। लेकिन एक बंदे को मैंने देखा है, एक IG थे उस्मान खटक साहब, वो 1 माह और कुछ अरसे के लिए रहे। तो एक दिन मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा यार साई मेरी तो ज़िंदगी, वो पठान था थोड़ी पंजाबी, मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई। मैंने कहा क्या हुआ सर? कहते यार मैं अपनी गाड़ी पे अपनी मिसेज़ के साथ, अपनी बच्चों के बीवी बेटी के साथ जाता था मार्केट में, कोई पता ही नहीं था। अब मैं ईद पे शॉपिंग करनी थी, मेरे पीछे 2 डाले लगा लिए। मैंने उनको कहा चलो घर, मैंने अपने घर वाली गाड़ी निकाली, उस पर फिर मैं उसी तरह लिबर्टी गया। मैं उसने कहा यार क्या ये 2-2 4-4 गाड़ियाँ लेके, गुजारा हुआ ना। तो मसला ये है कि सुबह मेरे साथ हुआ है, टॉ डाला थी पुलिस का, इंजन करी जा रहे, मैं क्या पता नहीं क्यों आया। एक सिटी थी, 777 नंबर है उसका, ग्रीन कलर की प्लेट लगी हुई थी। एक उसका बाइक वाले, 2 पीछे गन लेके बैठे हुए थे और उसके आगे डाला था पुलिस का, और ऐसे ऐसे बाकी लोग तो बस साइड पे हो जाए। और फिर यही जो वज़ीर आला और वज़ीर आज़म जिनसे आप मिल नहीं सकते, यही आपको फिर ढूंढ रहे होते हैं मेरा इंटरव्यू कर लो। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। आज है जी डे 29 और 29 को जिनकी सालगिरह है जी उनको हम विश करने जा रहे हैं। सुल्तान अली हाशमी की आज सालगिरह है, अब्दुल रहमान की सालगिरह है, इसके बाद जो ख्वाजा मेसम अब्बास, मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद बाकिर अकमल की आज सालगिरह है। आप सब लोगों को सालगिरह की मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे।
हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। अगर आपकी कल सालगिरह है तो आपकी सालगिरह को भी हम ऐसे ही स्पेशल बनाएंगे। करना क्या है जी, आपने स्क्रीन पर नंबर है, इस नंबर पर अपने नाम के साथ अपने पिक्चर हमें भिजवाएं। फैमिली में अगर किसी की सालगिरह, अगर आपके किसी फ्रेंड की सालगिरह है आप तब भी भिजवा सकते हैं। पिक्चर और नाम हमें भेजें और कल के प्रोग्राम का हिस्सा आप भी बन जाएं जी। इसके लिए थोड़ा जल्दी करना होगा आपको। अच्छा जी, आगे बढ़ना है, अगले सेगमेंट की तरफ हम चलेंगे जी। अगला सेगमेंट है आज के भाव। हमारी रिपोर्टर समरा हैं इस वक्त ओपन मार्केट में, रेट लिस्ट उनके पास है, आज के रेट वो बताएंगी जी। ओवर टू यू। सब्जियों के सरकारी दाम और बाजार की कीमतों में फर्क बरकरार है। सरकारी नेटनामे पर अमल दरामद करवाने में इंतजामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम है, जिसके बायस ओपन मार्केट में सब्जियां महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। आज के कुछ रेट्स के हवाले से आपको बताते चलें तो आलू का आजकल सरकारी रेट 40 रुपये मुकर्रर किया गया है, लेकिन ओपन मार्केट में 50 रुपये किलो में उसकी फरोख्त जारी है। इसी तरह से प्याज का भी आजकल सरकारी रेट 40 रुपये मुकर्रर है, लेकिन यहाँ पर 50 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहा है। टमाटर का आजकल सरकारी रेट 40 रुपये मुकर्रर किया गया है, लेकिन बाजार में 60 रुपये फी किलो में उसकी फरोख्त जारी है। इसी तरह से लहसुन का आजकल सरकारी रेट 142 रुपये मुकर्रर किया गया है, लेकिन यहाँ पर 300 रुपये किलो में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह से अदरक का आजकल सरकारी रेट 372 रुपये मुकर्रर किया गया है, लेकिन ओपन मार्केट में 500 रुपये फी किलो में उसकी फरोख्त जारी है। इसी तरह से अगर आपको दीगर सब्जियों के हवाले से भी बताते चलें तो शिमला मिर्च का आजकल सरकारी रेट 47 रुपये मुकर्रर किया गया है, लेकिन यहाँ पर 100 रुपये फी किलो में उसकी फरोख्त जारी है। सब्ज मिर्च का आजकल सरकारी रेट 105 रुपये मुकर्रर किया गया है, लेकिन यहाँ पर 120 रुपये फी किलो में उसकी फरोख्त जारी है। इसी तरह से मटर का आजकल सरकारी रेट 114 रुपये मुकर्रर किया गया है, लेकिन यहाँ पर 200 रुपये फी किलो में उसकी फरोख्त हो रही है। गाजर का आजकल सरकारी रेट 42 रुपये मुकर्रर किया गया है, लेकिन यहाँ पर 80 रुपये फी किलो में उसकी फरोख्त जारी है। इसी तरह से लीमू का आजकल सरकारी रेट 200 रुपये मुकर्रर किया गया है, लेकिन उसकी कीमतें ओपन मार्केट में आसमान से बातें कर रही हैं और लीमू फी किलो जो है वो 600 रुपये में फरोख्त हो रहे हैं। मेथी का आजकल सरकारी रेट 215 रुपये मुकर्रर किया गया है, लेकिन यहाँ पर 300 रुपये किलो में उसकी फरोख्त जारी है। शहरी जो सब्जियां खरीदने आ रहे हैं उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि सरकारी नेतनामे में कीमतें कुछ और है, लेकिन जब वो सब्जियां खरीदने आते हैं तो उनको महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं और इंतजामिया मुकम्मल तौर पर रेट लिस्ट का इतलाक करवाने में नाकाम है, जिसकी वजह से परेशानी का सामना शहरियों को करना पड़ रहा है, क्योंकि दिन ब दिन सब्जियां भी उनकी पहुंच से दूर होती जा रही हैं। शहरियों की जानिब से इंतजामिया से ये अपील की जा रही है कि सरकारी नेतनामे में जो कीमत मुकर्रर हैं उनका इतलाक यकीनी बनवाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। शहरी शिकायत यही करते रहते हैं कि जी इंतज़ामिया इस चीज़ को यकीनी बना दे कि रेट जो है वो सरकारी रेट हर जगह पे इम्प्लीमेंट हो, लेकिन ऐसा नहीं होता, जिसकी वजह से लोग जी अगर ओपन मार्केट में चले जाएं और जहाँ कहीं पे भी शहर में चले जाएं सब्जियां खरीदने, चाहे वो कोई रेडी बाज़ार लगा है, हर जगह पर सब्ज़ी की क्वालिटी के मुताबिक उन्हें रेट जो है वो देना पड़ता है। तो जो रेट लिस्ट है उस पर अमल कहीं नहीं हो रहा। बारहा शिकायत ये की जाती है, पोश इलाकों में चले जाए वहाँ रेट बहुत ज़्यादा हैं। सो इंतज़ामिया को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे माल का हाल। डिफरेंट करेंसी रेट हमने आपके साथ शेयर करने हैं जी, दिखा दें। अच्छा जी, ये तो जी करेंसी रेट उतार चढ़ाव इसमें भी रहता है, इसलिए हम आपको अपडेट करते रहते हैं जी। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा से ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। स्टूडियो में नाज़रीन आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज का हमारा टॉपिक नाज़रीन बहुत अहम है और बहुत इंफॉर्मेशन इससे आप ले सकते हैं और बेसिकली आज का शो करने का मकसद ही सिर्फ और सिर्फ ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सके। अवेयरनेस बहुत अहम मामला होता है, बहुत अहम मरहला होता है किसी की भी ज़िंदगी में माँ बनना। मैं खुद इस टाइम से क्योंकि गुजर चुकी हूँ, बहुत सेंसिटिव टाइम भी होता है, बहुत ज़्यादा आपको अपनी केयर करनी पड़ती है, आसपास वाले लोग भी करते हैं, फैमिली भी करती है, बट कुछ चीज़ें जो हमारी तरफ से नज़रअंदाज हो जाती हैं उसकी वजह से बड़े मसाइल हो जाते हैं। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चे में जो डिसेबिलिटीज़ होती हैं, खाना खासा अक्सर सुनने में आता है
कि बच्चे के दिल में सुराख है, 100 मसाइल बच्चे के साथ हैं। सो कुछ ऐसे इश्यूज जो कि माँ के पेट में जिनकी निशानदही हो जाए तो वो काबिल इलाज हैं, उनकी भी हम बात करेंगे, बच्चे के अंदर जो इश्यूज हैं, और कुछ ऐसे जो कि बिल्कुल काबिल इलाज नहीं है, माँ के पेट में जब बच्चा डिलीवर हो जाए तब उनका इलाज किया जाता है, या फिर कुछ ऐसे इश्यूज जो कि काबिल इलाज नहीं। अब इनसे बचाव के लिए क्या करना है, इनकी निशानदही के लिए क्या करना है, आपका अपने डॉक्टर से हमेशा ड्यूरिंग 9 मंथ्स कितने कितने टाइम बाद आपको अपने डॉक्टर से राब्ते में रहना है, ये सब चीज़ें। और फिर अगर खुदा ना खास्ता आपके पहले बच्चे में कोई ऐसी हिस्ट्री है तो आपको आगे के लिए क्या करना है। हमारे साथ हमारी जो मेहमान है, मैं तारुफ करवाना चाहूँगी, प्रोफेसर डॉक्टर तैयबा वसीम साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, प्रिंसिपल आराम इकबाल मेडिकल कॉलेज और गायनोकोलॉजिस्ट भी हैं। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के टॉपिक की तरफ तो आएंगे, सबसे पहले आपकी कुछ नई जिम्मेदारियों के हवाले से बात कर ले। प्रिंसिपल आराम इकबाल मेडिकल कॉलेज, बहुत बहुत मुबारकबाद, कैसी हैं नई जिम्मेदारियाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच अन्ना। बहुत बड़ी जिम्मेदारियों के साथ है ये पोस्ट। अच्छा, मैं इसके थोड़ा सा बस आपको ये बता दूं कि बेसिकली हमारी जो चीफ मिनिस्टर हैं मरीम नवाज साहिबा, ये विजन उन्हीं की है कि जिसको हमने कैरी ऑन करना है। वो बहुत कंसर्न है पेशेंट की वेलफेयर से, पेशेंट की फैसिलिटेशन से, जिसको लेके ना इंशाल्लाह ताला हम लोगों का पूरा इरादा भी है, टीम का भी, हमारा भी, कि हम उसको लेके आगे बढ़ें। सबसे पहले तो फ्री दवाइयाँ। आप देखिए किसी दुनिया के मुल्क में फ्री दवाई नहीं होती है, हर एक जगह पर दवाइयों के पैसे होते हैं। किसी भी वेलफेयर स्टेट का नाम दें तो पंजाब एक रिसोर्स पुअर कंट्री होने के बावजूद जितना फंड हमें डाइवर्ट किया गया है ना, कि आपने मरीज को, गरीब आदमी को दवाई के लिए नहीं कहना। आप खुद सोचें, बीमारी आ जाए जिंदगी में तो कितने ज्यादा पैसों का मसला पड़ जाता है कि इंसुलिन लेने के लोगों के पास पैसे नहीं होते, जो कि लाइफ सेविंग ड्रग है। तो पहली तो सारी कोशिश इस पे है कि एनुअल प्रोक्योरमेंट कैलेंडर फॉलो किया जाए और जो बजटिंग जिस तरह से दी जाए उसके हिसाब से दवाई का प्लान किया है। फिर कुछ पेशेंट की फैसिलिटेशन की जो मेरा प्लान है इंशाल्लाह ताला क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लाने का है। वो जो आपने देखा है ना, जो 2-2 गज की लंबी लाइनें लगी होती हैं और धूप में, गर्मी में मरीज सुबह से लेके शाम तक खड़े होते हैं, तो उसके लिए हमने प्लान कर लिया इंशाल्लाह ताला। सूनर हम उसको लॉन्च करने लगे हैं कि वो जो नंबर, जैसे आप देखें ना हर अच्छे इदारे में होता है, नंबर क्लिक कर रहा है, पेशेंट को नजर आ रहा है, वो बैठा है, वो जाके कर ले। टेस्टों की हमने बहुत हद तक सारी वो चीज़ें फ्री उनके लिए कर दी हैं, पंखे, कूलर, जो एक चीज़ें फैसिलिटेशन के लिए ना, मतलब वो हमारी जो सीएम की विजन है उसके मुताबिक शुरू कर दिया है। बाकी अल्लाह ताला कामयाबी दे, जाहिर है इट्स अ ह्यूज है इंशाल्लाह। बिल्कुल, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है क्योंकि हर रोज इतनी बड़ी तादाद में पेशेंट ने आना है, तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कहीं पे फुल स्टॉप नहीं। तो इसीलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है और आपको बस लगे रहना होता है। कहीं पर भी आपने एक दिन के लिए भी काम रोका तो फिर इतनी शिकायत के अंबार लग जाते हैं। डॉक्टर साहब, आज के टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चे में बहुत सारी इश्यूज हो जाते हैं। जैसे कि हम अक्सर सुनते हैं बच्चे के दिल में सुराख है, बच्चे के साथ कोई मसला जो चल रहा है, कोई भी तकलीफ हो सकती है। नॉर्मली इश्यूज कैसे कैसे जो हैं वो सामने आते हैं और फिर उनमें से काबिल इलाज कौन सी होती है? अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि माँ जो प्रेगनेंसी के 365 मतलब जो आपके 280 दिन है ना, स्टार्ट से लेके एंड तक, वो बहुत ही अहम है हर इंसान की ज़िंदगी में। ये बात समझना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अब बात होती है फर्स्ट 1000 डेज ऑफ बेबीज़ लाइफ जो है ना, वो लाइफ की तमाम उसकी जो ज़िंदगी है ना उसको बना देते हैं। उससे उसकी सुनने की सलाहियत, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी मस्कुलर इशूज़, उसकी जितनी ज़िंदगी की उसकी माइलस्टोन है ना, उसके साइकोलॉजिकल मेकअप, ये सब पहले 1000 डेज में बन जाता है। अब 1000 डेज का मतलब है कि पहले 9 महीने माँ के पेट में भी वही शामिल, वो शामिल है इसमें। अच्छा। ये नहीं कि बच्चा पैदा हुआ तो उसके बाद 1000 दिन, नहीं। वो जो साइंस कहती है माँ के पेट में पहले दिन से लेके जब उसकी सारी ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, उसके अज़ाब बनते हैं, उसके बाद उनकी नशोनुमा, उनका फंक्शन, उनकी सब चीज़ें बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंडेंट है। पहला है जेनेटिक मेकअप, जो ज़ाहिर है ऑल्टर नहीं हो सकता। माँ बाप के जो भी कज़न मैरिजेस इज एन एपिडेमिक इन पाकिस्तान ना, हर एक ने कज़न से ही शादी करनी है। मतलब कि बाहर के मतलब बहुत सारे अच्छे लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं, लेकिन कज़न मैरिज हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। इस ऑलमोस्ट पूरे एरिया में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इज द हाईएस्ट इन नंबर इन कज़न मैरिज। उसका नुकसान
बेशुमार जेनेटिक चीज़ें, जेनेटिक प्रॉब्लम, छोटी छोटी एंजाइमेटिक लेवल पे बिल्कुल माइन्यूट सी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई हैं। अच्छा। वो एक से दूसरे कज़न से तीसरे कज़न में जब होती है ना, ये अल्लाह ताला का भी इत्तकाई निज़ाम है कि आप बाहर फैलें, ये नहीं है कि उसी कुंबे में रह जाएं आप। रब ताला का बेसिकली जो हुक्म है वो यही है कि आप उसको कुंबों के से ना उसको मुख्तलिफ जगहों पे फैलें। लेकिन इस जेनेटिक डिसऑर्डर्स की मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा है। अब मसला ये है कि आप कहते हैं कि जी सारी फैमिली में बच्चे, ये ठीक है, मेरे बच्चे क्यों ख़राब हैं, लेकिन वो एक सीरीज चल पड़ती है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स इनको हम कहते हैं, उसके अलावा जेनेटिक डिसऑर्डर्स उसके अलावा है। ठीक है। तो अब बात ये है कि ये डिटेक्ट कैसे होंगे। पहली बात तो है कि प्रिवेंशन में लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए। वैसे काफ़ी लोग अवेयर हो गए हैं कि कज़न मैरिजेस को डिस्करेज करना चाहिए। एक दूसरी बात ये है कि माँ के पेट में बच्चा हर तरह से इफेक्ट लेता है। वो सुनता है माँ की आवाज़, माँ लड़ रही है, चीख रही है, मतलब हर वक्त डिप्रेस्ड है, रो रही है, वो खाना प्रॉपर नहीं ले रही, एनीमिक है, खुराक पूरी नहीं जा रही, ये सब बच्चे के नशोनुमा पे इफेक्ट करेगी। ठीक है। बच्चे के अंदर छोटी छोटी, एक होता है एक्सप्रेसिव डिसऑर्डर्स की एक जीन है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं हुई, वो इन एनवायरनमेंट से एक्सप्रेस हो जाती है। इसलिए आपके प्रोग्राम से ये तवज्जो से बताना ज़रूरी है कि माँ को कंफर्टेबल रखना सारे ख़ानदान का फ़र्ज़ है। ठीक है भैया। उसके साथ लड़ना झगड़ना नहीं। कुछ प्रेगनेंसी की ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं, उनको अंडरस्टैंड करें। ठीक है। उसकी खुराक का बेशुमार ख्याल रखें, उसके लिए जो हेल्दी डाइट है उसकी तरफ चलें। मतलब ये सब चीज़ें बच्चे की अगली जनरेशन आपकी को मतलब बना और संवार जाएगी। ठीक है, ये बात। दूसरी बात ये कि अब जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स की आप बात करें, बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स की टेस्टिंग आ गई है। ठीक है, हमारे हेल्थ क्लिनिक्स भी हैं, पब्लिक सेक्टर में भी हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी हैं। आपका कोई फैमिली में जेनेटिक डिसऑर्डर रन कर रहा है, खुदा ना सब बच्चा बाद निकल के पाहज होगा, माजूर होगा, उसकी जेनेटिक टेस्टिंग पहले 3 महीने में अवेलेबल है। ठीक हो गया। आप उसका टेस्ट करवा सकते हैं, वो माँ के ब्लड से भी हो जाता है। ठीक है। अल्ट्रासाउंड गाइडेड भी हो जाता है, माँ का टिश्यू लेके वो टेस्ट करा लें। और अगर कोई ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर निकल आया है या कुछ है तो आपको पहले से अवेयरनेस हो जाएगी कि ऐसे हो सकता है। ठीक हो गया। दूसरी जैसे कार्डियक इश्यूज है, जैसे आपने कहा कि बच्चे के दिल में सुराख है या कुछ है, इसकी डिटेक्शन भी अवेलेबल है। बच्चे का एको हो जाता है माँ के पेट में। ठीक है। 5वें महीने का जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें सारा कुछ आ जाता है कि बच्चे में ये प्रॉब्लम है। और अल्हम्दुलिल्लाह और हमारी तो अब माशाल्लाह कार्डियक डिजीज़ का पूरा सेटअप है। और अब हमारा जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी भी बन रहा है, जो कि मैडम सीएम बनवा रही हैं। बड़े उससे उनसे कहते हैं ना एग्रेसिवली उस पर काम हो रहा है, जो कि पूरे पंजाब का इस वेरी बिग इंस्टीट्यूट और उस पर ये सारी बच्चों की कार्डियक डिजीज़ भी कैटर हो जाएंगी। तो कार्डियक सर्जरी से जो पहले कभी इंडिया जाना पड़ता था इधर उधर, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो कार्डियक सर्जरी जो है ना, वो भी इसके ये चीज़ें बच्चों की जो डिजीज़ है ना उसको ख़त्म करते हैं। ऑटिज्म बहुत बच्चों में होता है, सो डॉक्टर साहब इसकी कोई निशानदेही पहले हो सकती है? आपको पता है किससे लिंक्ड है ये? स्क्रीन टाइम, माँ का स्क्रीन टाइम और बच्चे का स्क्रीन टाइम। ये आपने इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताया है ना, इस पर बात करनी बहुत ज़रूरी है। इट इज़ लिंक टू बच्चों की, जो बच्चों को आजकल माएँ स्क्रीन पकड़ा के खुद सुकून से अपने काम कर रही होती हैं। आप देखिए कि इस पे इतनी शदीद पाबंदी बाहर के मुल्कों में लग गई है। उन्होंने कहा कि वो जो माँ और बच्चे के खेल का टाइम था ना, खिलाना बच्चों को, इधर उधर के कामों में एंगेज करना, कोई टॉयज पकड़ा देने, किचन के बर्तन ही पकड़ा देने, आपके पौधे पत्तों से सब्जियां पकड़ा देने के बच्चा उसको मैशअप करे, वो सब खत्म हो गया। बिल्कुल। एंड दैट इज लीडिंग टू ऑटिज्म। तो माँ का स्क्रीन टाइम प्रेगनेंसी में कम करना इज वेरी वेरी। यानी माँ को मोबाइल ज्यादा नहीं, रात नींद नहीं आ रही होती आपको प्रेगनेंसी में, तो आप रात मोबाइल यूज करते रहते हैं। दैट इज लिंक्ड टू ऑटिज्म। अच्छा, और ये बिल्कुल स्टार्ट से आपके प्रेगनेंसी के फर्स्ट डे से ये जो आजकल हर वक्त सेल फोन है ना, ये इज लीडिंग टू दैट, क्योंकि इतनी तादाद बढ़ गई है, इस पर रिसर्च हो रही है। एंड अब तक जो इनिशियल रिजल्ट्स हैं दे आर सेइंग कि इट इज लिंक्ड टू ऑटिज्म। हो तो इस चीज़ पे तो जी तमाम खवातीन को बहुत ज़्यादा इसकी केयर करनी है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे देखने में आ रहे हैं और ये काबिल इलाज भी नहीं है डॉक्टर साहब। नहीं, तो इसका आप कुछ इसकी स्पीच थेरेपीज, बाद में बच्चे की प्रॉब्लम इतनी शदीद हैं, तो उसका एक सिंपल प्रिवेंशन है कि एक तो आप अपना स्क्रीन टाइम कम करें, कोई हेल्दी एक्टिविटीज़ में टाइम लगाएं, बुक रीडिंग कर लें। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू इन द वर्ल्ड, जो कि पहले भी करती थी खवातीन, ऐसे ही किचन के काम ये वो। तो प्रेग्नेंट खवातीन, जो मैंने आपको कहा ना कि बच्चा माँ के पेट में फर्स्ट डे से
9वें महीने तक एक एक चीज़ उसकी जीन एक्सप्रेस कौन सी होनी है ये भी डिसीजन होता है उसमें। ये नहीं कि जेनेटिक मेकअप जो हो गया, बच्चे की हर चीज़ माँ के पेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम इन द पूरे बच्चे के ज़िंदगी भर के लिए। वो कहते हैं ना कि आपका बच्चा झगड़ालू होगा, बदतमीज़ होगा, शरीफ होगा, अच्छा होगा, खेल वाला होगा, जैसा भी होगा, वो सब कुछ उसके पहले 2 साल लाइफ के और ये डेज माँ के वो डिटर्मिन करते हैं। सही। सो डॉक्टर साहब आप ये बता दें, ये तो हमने बता दिया कि ये प्रॉब्लम हो सकती हैं। सो माँ के पेट में हम कौन सी ऐसे इश्यूज हैं जिनका इलाज मेडिसिन के थ्रू कर सकते हैं? यानी आपका डॉक्टर से कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुदा ना खास्ता एक तो बच्चे के साथ इशू है, दूसरा आप कहते हैं अच्छा जी अब डॉक्टर के पास नहीं जाना, नहीं तो हम तो डर गए हैं, अब ये मसला है, ये मसला है। हमारे यहाँ बहुत सारे घर में बड़े भी कह देते हैं कोई ज़रूरत नहीं जाने की, 4-5 माह बाद खुद ही चले जाना जब पता चले कि अच्छा जी बच्चा जो है आपकी घर में खातून जो है प्रेग्नेंट है, अभी 4-5 महीने जाने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर लोग ये भी कहते हैं। अच्छा, एंटीनेटल केयर ना, ये बहुत आपने इम्पॉर्टेंट बात उठाई है। एंटीनेटल केयर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। देखिए जो है ना माँ बच्चे की सेहत जो है ना इज़ लिंक्ड टू होल नेशन। अगर आप देखिए कल को ये आपके बच्चे ने नेशन में जाना है ना, और देखिए ये क्यों कहते हैं, ये इट्स नॉट ओनली वुमन जिम्मेदारी, ये बाप की इक्वल जिम्मेदारी। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। बाप अगर रोज़ बच्चा बीमार है और अस्पतालों के चक्कर लगा रहा है, दवाइयाँ चीज़ें, तो वो सब एक्सपेंसिव है ना, बर्डन है आपकी लाइफ पे। और मैं दूसरी बात फिर रिपीट करूँगी कि हमारी सीएम का विजन भी माँ बच्चे की सेहत बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब मैडम खुद भी माँ है और इस तरह से। तो कहने का मतलब ये कि जो बच्चे का माँ का चेकअप है ना, 3 चेकअप ज़रूरी है। अगर आप बाकी आगे पीछे नहीं जाना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन 3 चेकअप, एक होता है पहले 3 महीनों में एक चेकअप, ठीक है, दूसरा होता है अगले 3 महीनों में एक चेकअप, और लास्ट के मंथ में एटलीस्ट 2 चेकअप, ठीक है। उससे आपको ना सिर्फ ये पता चलेगा, खुदा ना सब ब्लड प्रेशर का मरीज हो जाती है हमारे यहाँ आजकल, डायबिटीज़ बहुत कॉमन है, हर घर में एक शुगर का मरीज है। पाकिस्तान जो है ना इस वक्त हाईएस्ट नंबर पे है इन साउथ ईस्ट एशिया के, वर्ल्ड के 6ठे नंबर पे है, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग डायबिटिक है, ठीक है ना। अब ये डायबिटीज़ हमल में भी ट्रांसफ़र हो रही है, ऐसे ही इतने सारे लोग मैं देखती हूँ जिनका कोई मसला नहीं होता और फैमिली हिस्ट्री भी नहीं होती, और वो जब उनका टेस्ट कराओ वो डायबिटीज़ निकल आती है। तो शुगर का पता चल जाएगा, ब्लड प्रेशर का पता चल जाएगा, खून की कमी का पता चल जाएगा। हमारी हर दूसरी खातून बिकॉज ऑफ पैदर पे बच्चे, फैमिली प्लानिंग का मैसेज तो मैं हर प्रोग्राम में देती हूँ कि एक ही डायरेक्शन में काम करने की ज़रूरत है, वो है फैमिली प्लानिंग। डॉक्टर साहब कितना टाइम आपको जो है वो वक्फे का होना चाहिए? देखिए कुरान हमें कहता है 2 साल दूध पिलाएं, ठीक है, अल्लाह ताला ने हमें लिख के दे दिया, और वो किसी वक्फे के ये हम समझते हैं कि ऑटोमेटिक वक्फा आ जाएगा, ऐसा नहीं है। वक्फा करेंगे तो दूध पिलाया जाएगा, 2 साल दूध पिलाएं, उसके बाद हमल करें। 3 साल का बच्चा 2 वक्फा 2 बच्चों की पैदाइश के दरमियान, माँ को भी सेहत का कभी मसला नहीं होगा और बच्चे की तरबियत भी बहुत अच्छी होगी। एक बच्चा अभी पैदा हुआ है, एक पेट में आ जाए, तो मुझे बताएं उस बच्चे को माँ ने क्या सिखाना समझाना है? ना उसको प्यार देना है, ना उसका ख्याल रखना है, और बच्चा और माँ एनीमिया। आप देखिए खून की कमी की शिकार माएँ हमारे मुल्क में 70% पे है, और उसकी वजह ये नहीं है कि खाना कम है। तो फिर आप क्या तंदुरुस्त बच्चा पैदा कर सकेंगे अगर माँ ही खून की कमी तो सिर्फ स्पेसिंग से ये मसला हल हो जाएगा। डॉक्टर साहब कुछ आपने अब डायबिटीज़ का जिक्र किया, हाई ब्लड प्रेशर और खून की कमी, अगर जिन माओं में है उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, बच्चे पे क्या असर होते हैं, इस पर बात करनी, ब्रेक के बाद आते हैं इसके विद अस। वेलकम बैक। डॉक्टर तैयबा हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहबा खून की कमी, डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर बच्चे पे क्या असर होते हैं अगर ये चीज़ें कंट्रोल ना रहें तो? अच्छा, ये बच्चे को बहुत बुरी तरह मुतासर करती हैं, ठीक है। माँ की सेहत के अलावा जो जैसे ब्लड प्रेशर अगर अनकंट्रोल हो और आइडेंटिफाई ना हो, हमारे मुल्क के अलावा दुनिया भर में माँओं की शरह अमवात की जो 3 मेजर रीजंस हैं, एक है ब्लड प्रेशर, अच्छा, उससे दौरे झटके और लगना और दौरे पड़ना और माँ की डेथ हो जाना। और आप देखिए माँ अगर फौत हो जाए तो उस बच्चे का क्या मुस्तकबिल है। किसी भी घर में माँ की डेथ हो जाए तो बच्चों को किस तरह अपब्रिंगिंग करनी है, क्या है, एक आपको अंदाजा है कि किस कदर मुश्किल काम है ये। मतलब कोई और शादी भी शौहर कर ले उसके लिए भी चैलेंज है कि बच्चों को कैसे पाले, मतलब कई मसाइल हमारे मुल्क में। दूसरा ब्लड प्रेशर, दूसरा खून का ज़्यादा बह जाना, और उसमें बहुत हद तक माँ में खून की कमी का रोल है। एनीमिया जो है ना इट्स सेल्फ
वो माँ की कुव्वत मुदाफ़ियत को कम करता है, खून ज़्यादा बहने से माँ की डेथ हो जाती है। और तीसरा है इन्फेक्शन, सेप्सिस। ये 3 मेजर किलर्स अभी तक दुनिया भर में मौजूद है और पाकिस्तान में शरह-ए-मुबाद गो के हुकूमत ने बहुत काम किया है। BHU, RHCs बहुत पेरिफेरी में सेंटर बन गए हैं जो कि आज से कई साल पहले नहीं थे। वहाँ पे सिंपल चीज़ें केडर हो रही हैं। लेकिन मैं बताए, मैं एक बात बताऊँ, देखिए सब चीज़ें ना हुकूमत पे नहीं डाल देनी चाहिए, आपका भी तो कोई फ़र्ज़ है। बिल्कुल आपने सही, मतलब ख़वातीन, मतलब बाशऊर हमारा माशरा है, सबको पता है माँ की बच्चे की सेहत से क्या लिंक्ड है। कुछ अपना हिस्सा तो डालें। मतलब अगर जैसे मैंने आपसे कहा खून की कमी का शिकार होगी माँ, तो नेचुरल बात है ना, वो थकी रहेगी। मतलब बच्चों को भी क्या देखेगी, खून की कमी। अगर हम सब में से किसी को हो जाए, काम करने को दिल नहीं करेगा, उसने रोटी पकानी है, घर के काम करने हैं, बच्चों को स्कूल भेजना है, हर चीज़ में थकी रहेगी तो कैसे कर पाएगी। और मतलब अपनी सेहत तो चले, मतलब उसकी खून बहने वाली जो मैंने आपको बताया वो ख़राब होगी, लेकिन वो खुद भी कोई काम नहीं कर सकेगी ऐसे। तो ये चीज़ें लोगों को आइडेंटिफाइड है, मतलब उनको पता होना चाहिए कि माँ को एक सिंपल आयरन की गोलियाँ हैं। मतलब वो जो कहती है जी नहीं खाना, गोली खाने से ये हो जाएगा, वो जो कि गलत ख्याल है। सिंपल आयरन टैबलेट्स कैन चेंज द पर्सपेक्टिव। माँ को एक गोली रोज़ खानी है और उसका माशाल्लाह सेहत भी ठीक रहेगी, खून की कमी भी नहीं होगी। एक दूसरा है कि ब्लड प्रेशर का इलाज मौजूद है, सेफ दवाइयाँ हैं। शुगर का इलाज मौजूद है, सेफ दवाइयाँ हैं। अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो बच्चा ना सिर्फ पेट में ग्रो नहीं करेगा, बल्कि बच्चे की पेट में डेथ होने का भी चांस है। तो इन चीज़ों को प्रिवेंशन मौजूद है। सिंपल दवाइयाँ, गोलियाँ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, सब कुछ मौजूद है। सिर्फ लोगों को पता, और पता भी है, सिर्फ अमल करने की जरूरत है। अगर नहीं पता तो मुस्तनद डॉक्टर से मिलें, आपको बताएं। बिल्कुल जी, बिल्कुल आपने सही कहा। आजकल रिवाज ये है कि शादी से पहले अच्छी खासी डाइटिंग लड़कियां करने लग जाती हैं, तो ये भी नुकसानदेह है। जी बिल्कुल। देखिए ऑप्टिमम वेट होना चाहिए आपका, जो एक हेल्दी वेट है ना BMI, बस उसको फॉलो करें। ठीक है। मोटे होने के भी नुकसान आते हैं, पतले होने के भी नुकसान है। अंडर वेट जो बच्चियां होती हैं उनके बच्चे का वक्त से पहले पैदाइश का बहुत चांस होता है। प्री टर्म लेबर इज़ अ चांस। फिर जैसे हमारे यहाँ, हमारे शहरों में तो नहीं कि गाँव में बहुत रवाज है 15-16 साल की लड़की की शादी कर देने का, कि जी अब जवान हो गई है अब शादी कर देने की। उसका तो अभी ना बॉडी डेवलप हुई होती है, ना उसकी बोन्स डेवलप हुई होती हैं। तो इस वजह से वो बच्चे की नशोनुमा में फिर एक कमजोर लागर बच्चा पैदा हो जाता है। बिल्कुल। तो एक सर्कल चलता है, इस सर्कल को तोड़ना है ना कहीं। देखिए कई दफा मैं समझाती हूँ लोगों को, चले शादी कर दें, फिर फैमिली प्लानिंग करें। कम से कम 18 साल का उसको हो जाने दें। अगर किसी मजबूरी से करनी पड़ गई, अव्वल तो गवर्नमेंट के बड़े स्ट्रिक्ट लॉज हैं, हदायत है, और आपको भी पता है कि जी 18 साल से पहले शादी नहीं करनी है। वो बच्ची के अपने नशोनुमा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक हेल्दी बच्चे के लिए। सही। डॉक्टर साहिबा आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करने का मकसद सिर्फ यही था कि आप तक मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचाई जा सके। बहुत ही सेंसिटिव टाइम होता है, बहुत सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है, तो ख़ास तौर पे इन चीज़ों का तो आपने ज़रूर ख्याल रखना है पूरे 9 मंथ्स। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन, थैंक यू सो मच। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के हिस्से में जी हम बात करें, क्योंकि अल्लाह ताला का ख़ास करम है हम पर, गर्मी जैसे जैसे बढ़ती है तो उसके तोड़ के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कुदरती चीज़ें हम देखते हैं जी। तरबूज इस वक्त मार्केट में बहुत ज़्यादा बड़ी मिकदार में अवेलेबल है। तो तरबूज के फ़ायदे क्या हैं, गर्मी की शिद्दत को किस तरह से कम कर सकता है, हमारी बॉडी में इसका क्या रोल होता है, तरबूज खाने की बेस्ट टाइमिंग क्या है, कौन लोग किस तरह खा सकते हैं। क्योंकि अक्सर हम कहते हैं जी मीठा है तो डायबिटीज़ के पेशेंट नहीं खा सकते हैं, रात के टाइम नहीं आप खा सकते, सुबह अगर खा रहे हैं तो नाश्ते के टाइम पे नहीं खा सकते, नाश्ते से पहले खाना है। बहुत सारी चीज़ें हम आज स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ तरबूज के हवाले से सबसे पहले इसके फ़ायदे डिस्कस करेंगे। ईशल साकिब हमारे साथ मौजूद है, माहिर ग़िज़ायात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बता दें तरबूज के फ़ायदे क्या क्या हैं। अच्छा, तरबूज के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जिसमें एक तो सबसे पहली बात है कि हमारी बॉडी 70% वाटर है, तो इसलिए हमारी वाटर रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा होती हैं। तो वाटरमेलन में 90% जो है ये वाटर होता है, तो ये वाटर बेस्ड फ्रूट होता है। एंड सेकेंडली स्वीट भी बहुत ज़्यादा होता है, तो हमारी मीठे की क्रेविंग्स को सेटिस्फाई कर देता है। एंड देन हमें हाइड्रेशन भी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता है। इसके हेल्थ बेनिफिट्स देखे जाएँ तो इसका हार्ट में एक बड़ा मेजर रोल है, हमारी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। एंड देन सेकंड ये कि हमारे ब्लड प्रेशर को लोअर करता है। ब्लड प्रेशर कम होगा तो हार्ट हेल्थ ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होती है, बिकॉज वाटर कंटेंट अच्छा है।
फिर उसके बाद ये कि हम लोग अक्सर देखते हैं कि एक्सरसाइज आप कर रहे हैं और एक्सरसाइज में मसल सोरनेस हो जाती है, कभी आपको फील होता है कि आप नहीं मूव कर पा रहे, उतना अच्छे से एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, तो फिर आप उसमें वाटरमेलन इंटेक अपना बढ़ा लें तो आप ऑटोमेटिकली आपके मसल्स की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा हो जाएगी, बिकॉज आप एक्सरसाइज में परफॉर्म ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे, मसल सोरनेस कम होती है। और सेकेंड इसका ये कि सेल डैमेज से हमारी बॉडी को बचाता है। तो जो सेल डैमेज की वजह से मल्टीपल चीज़ें होती है जिनमें कैंसर भी है, तो कैंसर को भी ये प्रिवेंट करता है। अगर आप वाटरमेलन या इस तरह की चीज़ें, फ्रूट्स जो एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच है, अगर आप वो रेगुलरली कंज्यूम कर रहे हैं तो आपके बहुत कम चांसेस हो जाते हैं कैंसर के, बिकॉज आपकी बॉडी इम्यून हो जाती है, इम्यूनिटी बिल्ड कर लेती है और जो फॉल्टी सेल्स होते हैं उनको प्रोलिफरेट नहीं होने देती, तो सेल डैमेज को ये बचाता है। उसके अलावा इसके एजिंग में भी बड़ी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं। मैं आपसे पूछने वाली थी, स्किन इससे क्या अच्छी होती है? बहुत अच्छी होती है। आपने कभी सुना होगा बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट और लोग हमें रिकमेंड करते हैं कि आप मॉइस्चराइजर लगाएं, तो वो मॉइस्चराइजर हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है सुपरफिशियली, लेकिन अगर हमारी बॉडी हाइड्रेटेड होगी, वेल हाइड्रेटेड, तो हमारी स्किन ऑटोमेटिकली अंदर से ही फ्रेश होगी। जो पिगमेंटेशन है या जो फाइन लाइंस हैं या कोई रिंकल्स आ जाते हैं आपकी स्किन पे, तो वो बहुत डिले हो जाता है, बिकॉज ये फ्री रेडिकल्स को टारगेट करता है। तो फ्री रेडिकल्स एजिंग कॉज करता है, तो ये हमारे वाटरमेलन अगर आप कंज्यूम करते हैं तो फ्री रेडिकल्स को वो उस तरह नहीं करने देता, एजिंग डिले हो जाता है प्रोसेस, बिकॉज एजिंग इज रियल होनी तो है, लेकिन यू नो सिम्टम्स थोड़े से कम आते हैं, लेट आते हैं, प्लम्प ज्यादा स्किन होती है। फिर उसके अलावा कोलेजन बूस्ट हो जाती है जो हमारी स्किन की इलास्टिसिटी की वजह बनती है, तो वाटरमेलन इंटेक से कोलेजन बूस्ट होगी, फ्री रेडिकल कम होगा, एजिंग के सिम्टम्स कम होंगे, फाइन लाइंस कम आएंगी। और इसके सीड्स जो हैं वाटरमेलन के, उसके अंदर होता है आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, तो आयरन और जिंक तो बेसिकली टारगेट ही बालों को करते हैं। यानी हमने सीड्स भी कंज्यूम करने? बिल्कुल, सीड्स भी खाएं, उसके बहुत बेनिफिट्स हैं। बल्कि एट टाइम्स आपको वैसे पैक्ड सीड्स मिलते हैं वाटरमेलन के। अगर आप वाटरमेलन फ्रूट खा रहे हैं, ऑटोमेटिकली सीड्स तो आप कंज्यूम कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप सीड्स सेपरेटली भी खाते हैं तो उसमें फैट का बड़ा अच्छा कंटेंट होता है, जो कि हर सीड में होता है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम, जिंक और आयरन भी होता है। तो आयरन और जो जिंक होता है वो मेनली हमारे बालों को टारगेट कर रहा होता है, हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, हेयर फॉल कंट्रोल होता है, और आप देखेंगे ग्लॉसी और शाइनी हो जाएगा, बिकॉज हमारे बालों को भी वाटर कंटेंट की जरूरत है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अच्छा जी, अब इतने सारे फायदे अगर इसके हैं तो मेरे ख्याल से सभी लोगों को, बच्चों को, बड़ों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। मर्दों, ख़वातीन को बेस्ट टाइमिंग क्या है? बेस्ट टाइम है कि आप स्नैक्स में लें। अगर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आपका स्नैक टाइम आता है। फॉर एग्जांपल आपने 8 बजे नाश्ता कर लिया है, तो 12 बजे आपका स्नैक टाइम होगा, आपको ऑटोमेटिकली भूख लगेगी। और जनरली होता है कि हमें शुगर की क्रेविंग हो रही होती है, थोड़े टाइम के बाद ग्लूकोज लेवल बहुत डाउन होने लग जाता है, तो हमें एक स्पाइक चाहिए होता है, परफेक्ट स्पाइक जो आपके ग्लूकोज लेवल को बहुत हाई भी ना करे और आपको रेगुलेशन में रखे आपकी बॉडी को। तो उसमें आप वाटरमेलन का इंटेक करें स्नैक में। मॉर्निंग के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद आप स्नैक करेंगे, उसके बाद फिर आप लंच ऑब्वियसली कंज्यूम करेंगे, एंड लंच के बाद इवनिंग स्नैक में भी आप वाटरमेलन खा सकते हैं। ठीक है। और पर्टिकुलरली नाइट टाइम पे आप अवॉइड करें, स्पेशली लेट नाइट, बिकॉज ऑब्वियसली वाटर है, कंटेंट बहुत ज़्यादा है, डाइजेस्टिव इश्यूज भी कर सकता है अगर आप लेट नाइट लेते हैं। उसके अलावा ब्लोटिंग कॉज कर सकता है, या आपको वैसे आपको लगेगा कि स्टमक में डाइजेस्ट नहीं उस तरह इतना जल्दी डिजॉल्व नहीं कर पाता, बिकॉज हमारी बॉडी रेस्टिंग स्टेट में होती है, तो उतनी जल्दी से ये नहीं होता। और ग्लूकोज स्पाइक रात में अच्छी भी नहीं। कुछ लोग कहते हैं खाली पेट अगर आप खाएं तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, क्या? बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप खाली पेट लेते हैं इसको अर्ली मॉर्निंग में, तो इसका कोई नुकसान नहीं है, इसमें न्यूट्रिएंट्स है, बहुत फ़ायदा है इसका। और थर्डली ये कि कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स को बहुत ईज आउट करता है। तो जिन लोगों को काफ़ी देर से कॉन्स्टिपेशन है, एक तो पानी का इंटेक ज़ाहिर है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वाटरमेलन इससे बेटर कोई सोर्स हो नहीं सकता, बिकॉज 90% वाटर है, तो आप लेंगे तो कॉन्स्टिपेशन को बहुत ईज आउट करेगा। अच्छा जी, डायबिटीज़ के पेशेंट हो, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो, दिल के मरीज हो, हम अक्सर कहते हैं ना कि अच्छा मीठा है तो डायबिटीज़ के पेशेंट ने नहीं लेना, तो इसका इस्तेमाल कौन कौन लोग कर सकते हैं और कौन बिल्कुल नहीं कर सकते? अच्छा, इसका इस्तेमाल सब लोग ही कर सकते हैं, इवन डायबिटिक पेशेंट्स भी कर सकते हैं। दो इट्स वेरी स्वीट, लेकिन इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेशक हाई है, लेकिन ग्लाइसेमिक लोड कम है, यानी कि हमारी बॉडी में जो ब्लड स्ट्रीम में शुगर है उसकी एब्जॉर्प्शन कम है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट कम है। ठीक है। तो ये आपको मीठा भी लगेगा, कैलोरीज भी कम होगी, और उसके अलावा ग्लूकोज का स्पाइक उस तरह नहीं देगा, क्योंकि ग्लाइसेमिक लोड कम है। इसमें ये कि कैलोरीज अगर आप 100 ग्राम्स लेते हैं तो ओनली 32 किलो कैल है। ठीक है। और अगर आप 1 कप डाइस्ट लेते हैं तो उसमें 42 किलो कैल होगा, तो मतलब बहुत कम कैलोरी का कंटेंट है और फुल आपको ज़्यादा फील करवाता है।
एंड थर्डली फाइबर इसमें बहुत ज़्यादा है। तो फाइबर कंटेंट की वजह से क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी एंड देन आप फुल भी फील करेंगे और आप उसको होल फ्रूट एज अ होल फ्रूट आप खाएं। समर्स में तो बहुत बेनिफिशियल है, बहुत रेडीली अवेलेबल है। जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं, जो लोग कॉन्शियस रहते हैं कि उनका वेट ना बढ़ जाए, वो तरबूज का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वाटरमेलन एज आई टोल्ड यू कि बहुत कम कैलोरीज होती हैं इसके अंदर, तो आप इसमें 1 कप ऑफ वाटरमेलन आप पर डे ले सकते हैं। इवन डायबिटिक्स पे ले सकते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा इनको इश्यूज है तो अपने डाइटिशियन से पूछ के पोर्शन अपना बता लें, पूछ लें, लेकिन उसमें ये कि आप ले सकते हैं, सेफ है। ये ग्लाइसेमिक लोड इसका कम है, इतना ज़्यादा स्पाइक नहीं देगा आपके ग्लूकोज को। कुछ लोग जूस इसका बना लेते हैं, तो वो प्रैक्टिस बता दें, वो बेहतर है कि आप डायरेक्ट इसको खा लें, वो ज़्यादा बेहतर है? क्योंकि जूस में तो हम समटाइम अगर फीका लग रहा है, चीनी भी ऐड कर दी, तो दोनों में से बेहतर क्या है? अच्छा, जूस जो है ना उसमें ये होता है कि फाइबर का कंटेंट कम हो जाता है। किसी भी चीज़ का आप जूस लेते हैं, फ्रूट का फॉर एग्जांपल, तो उसमें क्या होता है कि हम फाइबर का कंटेंट आप देखेंगे रेजिड्यू पीछे रह जाता है, जो कि बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। तो इसके मेनली जो बेनिफिट्स है वो फाइबर की वजह से ही है। तो इट्स बेटर, क्योंकि ऑलरेडी आप मुंह में डालते हैं तो ये डिजोल्व हो जाता है इस जूस, तो आपको फील ही नहीं होगा कि आप जूस नहीं पी रहे। आप होल फ्रूट लें और साथ में उसमें फाइबर भी आपको मिल जाएगा। जूस रिकमेंडेड इसलिए नहीं है क्योंकि फाइबर उसमें नहीं है, तो फाइबर कंटेंट ज़्यादा रिक्वायर्ड है, इसीलिए हम इसको एज अ फ्रूट, होल फ्रूट ही लेंगे। खाने से पहले, खाने के बाद अगर आप ले रहे हैं तो इसका कोई नुकसान है या नहीं है? क्योंकि खाने के बाद अक्सर आपको मीठे की क्रेविंग हो रही हो तो लोग कहते चलो जी तरबूज ही खा लें। अच्छा, खाने के बिल्कुल साथ ना लें, खाने की थोड़ी देर बाद आप एज अ स्नैक ले सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई उसका नुकसान नहीं है। ठीक है। और खाने से पहले अगर जो लोग ले रहे हैं? खाने से पहले भी ले लें, बल्कि अच्छा है आपको जो है वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा, जिसे हम खाने से पहले रिकमेंड करते हैं कि 2 ग्लास पानी पी ले, आपसे खाना नहीं ज़्यादा खाया जाएगा। फिर ये होता है कैलोरीज कम ली जाती हैं, इसलिए जो लोग वेट लॉस जर्नी पे अगर वो पहले ले लें 1 कप ऑफ वाटरमेलन, ऑटोमेटिकली एक फीलिंग ऑफ सटाइटी होती है, आपको भूख नहीं लग रही होती, फिर तो आप कैलोरीज, फ्यूअर कैलोरीज लेते हैं। तो आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2 रोटियाँ खाते हैं तो यू माइट एंड अप ईटिंग 1.5, तो वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। अच्छा, नॉर्मली ये होता है तरबूज कभी बहुत मीठा भी आ जाता है और कभी नॉर्मल होता है। सो कम मीठा, ज्यादा मीठे होने से कोई इसका वो तो नहीं, न्यूट्रिशन पे तो कोई इसके वो नहीं होता, क्योंकि हमारा मकसद तो होता है हम इसलिए तरबूज कंज्यूम कर रहे हैं कि हमारा वाटर लेवल बेहतर है ना, तो मीठे से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मीठे से फर्क हमारे टेस्ट बड्स को पड़ेगा। हाँ। तो इसलिए आई प्रेफर एंड आई विल रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि आप मीठा ही लें, आप देख के लें मीठा, क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक लोड ऑलरेडी कम है, वो आपकी बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में ब्लड शुगर को कम एब्जॉर्ब होने देगा। तो बेटर है आप मीठा लें ताकि आपके मीठे की क्रेविंग्स भी फुलफिल हो, आपकी बॉडी को भी एक सिग्नल जाए कि अच्छा वी आर कंज्यूमिंग समथिंग स्वीट, बिकॉज होती है स्वीट क्रेविंग, स्पेशली जब आप वेट लॉस जर्नी पे हो या कोई डायबिटिक हो, तो अच्छा है आप लें, स्वीट लें, क्योंकि वो ऑलरेडी आपकी ब्लड स्ट्रीम में कम शुगर एब्जॉर्ब करने वाला है। सही। तरबूज खाने के बाद अगर हम कोई ड्रिंक ले रहे हैं, लेट्स सपोज जूस ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं, बच्चों को अक्सर आपने तरबूज खिलाया बाद में एकदम से बच्चे दूध मांगना शुरू कर दे, तो ये नुकसानदेह है पानी पीना, दूध पीना या कोई भी ड्रिंक ले लेना? अच्छा, वाटरमेलन में क्योंकि इटसेल्फ 90% वाटर है, तो आपको जनरली प्यास नहीं लगेगी। और अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में वाटरमेलन खा लिए तो आप डेफिनेटली थोड़ी देर बाद ही पानी पिएंगे। लेकिन अगर आप फ़ौरन एक्सपेरिमेंटल बेस पे अगर आप फ़ौरन से पानी ले लेते हैं तो उसमें ये नहीं होगा कि आपको कॉलेरा हो, हैज़ा हो, ये बिल्कुल मिथ है। क्योंकि कॉलेरा होता है एक बैक्टीरिया की वजह से, जब फूड की सरफेस पे बैक्टीरिया हो तो अगर हम कंज्यूम कर ले तो हमें कॉलेरा हो जाता है, यानी हैज़ा हो जाता है, हमें प्रॉब्लम होता है। वाटरमेलन की वजह से नहीं होता। सेकेंडली, वाटरमेलन अगर आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और पानी या दूध बहुत ज़्यादा, यानी फ्लूइड का बहुत ज़्यादा इंटेक एक साथ करते हैं, तो फिर आपको डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट होगी और आपको जो है प्रॉब्लम होगा, ब्लोटिंग फील होगी, या आप फील करेंगे, हैवीनेस फील करेंगे। बिकॉज पानी इटसेल्फ, अगर आप वाटरमेलन नहीं भी ले रहे तो पानी इटसेल्फ भी अगर आप इकट्ठे 4 से 5 ग्लास पी लेते हैं तो आपको इतनी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी और हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा, यानी सॉल्ट, सोडियम बहुत ज़्यादा फ्लश आउट होने लग जाएगा, तो वो अच्छा नहीं होता। बिकॉज हमारी बॉडी को सॉल्ट्स की भी जरूरत है बैलेंस रखने की। सही। तरबूज के ऊपर कुछ लोग काला नमक डाल के खा लेते हैं, कुछ लोग चाट मसाला डाल लेते हैं, सो ये उसकी न्यूट्रिशन को कम तो नहीं कर देती चीज़ें? अच्छा, न्यूट्रिएंट्स को कम नहीं करेगा, लेकिन वैसे भी सॉल्ट ना लें, बिकॉज वाटर रिटेंशन करता है सॉल्ट। तो आप जब नमक डाल के लेंगे वाटर रिटेन होगा बॉडी में, तो वो ना करें। आप वैसे नॉर्मली फ्रूट वैसे खाएं, सॉल्ट मत डालें उसके ऊपर। चलें जी, ये फ़ायदे हैं जी, आप ज़रूर इस्तेमाल करें, और मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा अच्छा टाइम कोई नहीं, आगे गर्मी में जितना इस्तेमाल करेंगे आपके लिए हेल्दी होगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।